हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिएन ने अपने जी जान लगाकर जिनसी को फाइनली पूरी तरह से ठीक कर दिया था, लेकिन उसकी काफ़ी कोशिशों के बाद भी जिनसी की बॉडी से फायर पॉइजन पूरी तरह से नहीं निकला था। इसका इलाज जिएन ने जिनसी को कुछ पिल्स और एक लिक्विड के तौर पर दिया था, जो जिनसी को डेली कंज्यूम करनी थी। एंड लिक्विड को डेली पानी में डालकर उसमें बैठकर 2-3 घंटे ट्रेनिंग करनी थी। इलाज बताने के बाद जिएन अपने रूम में चला गया था एंड वहां पर उसने अपने ब्लैक स्पॉट को देखा था, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद जिएन ने रिस्क लेने का सोचा। उसने अपने ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट किया, उसे अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, जिसके बाद उसे अपने चेस्ट एरिया पर लेकर गया एंड वहां पर उसने अपने ग्लेज फ्लेम से अपने ब्लैक स्पॉट पर मौजूद सेल को हल्का सा तोड़ दिया, जिससे उसके अंदर से पॉइजन बाहर आने लगा। एंड जिएन ने अपनी ग्लेज फ्लेम की मदद से उस पॉइजन को रिफाइन कर उसके अंदर की डोइक्वी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। रात भर ये प्रोसेस दोहराने के बाद जिएन ने अगली सुबह अपनी आंखें खोली। अब आगे रात भर की ट्रेनिंग के बाद जिएन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सेंट्रल प्लेन में डाउजोंग लेवल के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन मौजूद थी। डाउजोंग लेवल में पहुंचने के बाद एक वॉरियर बिना पंखों के हवा में उड़ सकता है। उसकी डोइक्वी पर उसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो स्पेस लॉक का यूज़ कर सकता है। साथ ही साथ उसके पास स्पाइटल स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसका उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। सेंट्रल प्लेन में डाउजोंग लेवल को कुछ सब लेवल में डिवाइड किया गया था। डाउजोंग लेवल के हर स्टार लेवल में 4 सब लेवल मौजूद थी, जिन्हें एंट्री, इंटरमीडिएट, एडवांस और पीक लेवल कहा जाता था। रात भर की ट्रेनिंग से पहले जिएन एक एंट्री लेवल का 1 स्टार डाउजोंग था एंड रात भर की ट्रेनिंग के बाद वो इंटरमीडिएट लेवल का 1 स्टार डाउजोंग बन गया था। ये ट्रेनिंग उसके 3-4 महीनों की ट्रेनिंग के बराबर थी एंड इतनी ज़्यादा पावर एक रात में अर्न करने की वजह से जिएन काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन अब था टाइम फैंग जुनजे को जाकर ढूंढकर उनसे हेल्प मांगने का, इसलिए जिएन अपने रूम से बाहर आ गया था। जिसके बाद वो उड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिनगू एंड जिनशी आ जाते हैं। वो जिएन को रोकते हैं एंड उससे कहते हैं, क्या तुम जा रहे हो? तो जिएन कहता है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर सॉल्व करने हैं एंड उनके लिए मुझे जाना ही होगा। जिनसी कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जिएन याद रखो, फ्यूचर में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमेशा याद रखना, गोल्ड स्वेलो माउस ट्राइब का लीडर तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए जी जान लगा देगा। जिएन कहता है, मैं आपकी दोस्ती को हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद वो अपना ब्लैक कोट पहनता है एंड तेजी से आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वो जिनगू एंड जिनसी की आंखों से ओझल हो जाता है। जिएन को दूर जाता देख जिनसी एंड जिनगू काफ़ी ज़्यादा उदास हुए थे, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं सकते थे। डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद जिएन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए 10 मिनट में ही जिएन हेवेनाई माउंटेन रेंज से बाहर आ जाता है। अभी के लिए जिएन अगर अपने बोन विंग्स का यूज़ करता तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती, बट जिएन वैसा नहीं कर रहा था, बिकॉज ग्रे वुल्फ किंग की बातें अभी भी उसके ध्यान में थीं। उसे अच्छी तरह से याद था, ग्रे वुल्फ किंग ने उससे कहा था, एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी हेवन डेमन फेनिक्स ट्राइब के सामने कुछ नहीं है। इसलिए भले ही उसने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया हो एंड उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा हो, उसके पास कई सारी पावरफुल टेक्निक हो, लेकिन फिर भी उसे कोई फालतू की मुसीबत ना सहन करनी पड़े, इसलिए जिएन ने अपने बोन विंग्स का यूज़ नहीं किया था। वो बिना उनके ही आगे बढ़ रहा था, बट फिर भी उसकी स्पीड पहले से कम 5 गुना ज़्यादा तेज थी। जिएन जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक से एक माउंटेन पीक पर रुक जाता है एंड अपनी स्पेस स्टोरिंग से सेंट्रल प्लेन के नॉर्थर्न रीजन का मैप बाहर निकालता है, जिसे उसने बोन ट्रांसफॉर्मिंग सिटी से खरीदा था। उस मैप में जिएन कुछ ढूंढने लगता है। फाइनली काफ़ी टाइम तक मैप को देखने के बाद जिएन मैप को बंद कर देता है एंड कहता है, मू क्विंग ने जिस तरह बताया था, 4 पेविलियन ग्रैंड मीटिंग वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन वाले हेडक्वार्टर में होने वाली है और मैप के हिसाब से ये हेडक्वार्टर
नॉर्थर्न रीजन और सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन के बीच में है। अगर मेरी स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो मैं वहाँ पर टाइम से पहले नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन तभी उसे याद आता है उसने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। एंड ये याद आते ही वो राहत की सांस लेता है। वो कहता है अगर मैंने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू ना किया होता तो बोन विंग्स का यूज़ करने के बावजूद मुझे वहाँ पहुँचने में 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता, बट अब मुझे वहाँ पर पहुँचने में बस 5 दिन ही लगेंगे। इसके बाद अचानक से लाइटनिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जियान के पैरों के नीचे लाइटनिंग दिखाई देती है एंड जियान तेजी से आगे बढ़ने लगता है। आसमान में बार बार कई मीटर्स दूर थोड़ा थोड़ा लाइटनिंग ग्लो दिखाई पड़ रहा था, जो ऑब्वियसली जियान का ही लाइटनिंग ग्लो था। वाइंड लाइटनिंग पेविलियन पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, यहाँ तक कि पहले तो वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा वीक था। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ऐसा घटना होता है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। अचानक से ही वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन के हेड को कोई मार देता है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई पता नहीं लगा पाता है कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। एंड फिर ईस्टर्न पेविलियन को संभालने के लिए नए हेड को लाया जाता है एंड शायद यही उनका बेस्ट डिसीजन था। जैसे ही नया हेड वहां पर आए, उन्होंने वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन के हेडक्वार्टर की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने अपने इस एरिया को पावरफुल बनाने के लिए कई सारी फाइट्स की। लगातार फाइट करने की वजह से वो कई बार जख्मी हुए, घायल हुए, लेकिन उन्हें लगातार फाइट करने का फायदा भी हुआ, उनकी पावर भी बढ़ती गई। एंड फिर एक टाइम ऐसा आया कि वाइंड लाइटनिंग के सभी रीजन के सभी हेडक्वार्टर में ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर टॉप पर पहुंच गया। एंड आज ईस्टर्न रीजन के हेड की वजह से ही आज वाइंड लाइटनिंग पेविलियन इतना ज़्यादा पावरफुल है। बट फिर भी वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन और बाकी के रीजन में कोई खास बॉन्ड नहीं है। वो लोग बस ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बाकी उन्हें बस खुद को पावरफुल बनाने से एंड अपने रीजन की पावर बनाने से ही मतलब है। चारों पेविलियन की ग्रैंड मीटिंग बहुत ज़्यादा रेयर इवेंट है। ये पिल गैदरिंग जैसा ही बहुत ही रेयर इवेंट है, इसलिए यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स आने वाले थे। वहाँ पर वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के भी कई सारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहने वाले थे। एंड यही चिंता जियान को खाई जा रही थी, बिकॉज वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर गलती से भी वो उनके हाथों में लग गया तो वो कभी भी फैंग झुंझे तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड अगर वो फैंग झुंझे तक नहीं पहुंच पाया तो उसका मरना पक्का था। लेकिन फिर भी अपनी जान हथेली पर रखकर जियान रिस्क लेने वाला था। एंड शायद लक भी उसका साथ दे दे, क्योंकि अगर एक बार उसकी मुलाकात फैंग झुंझे से हो गई तो फिर ईस्टर्न पेविलियन का हेड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बिकॉज फैंग झुंझे कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। एंड जियान के मुक्विंग और टैंगिंग से भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो जियान सोच रहा था शायद उसे उनकी भी मदद मिल सकती है। वैसे अगर टैंगिंग और जियान की दोस्ती हो गई तो इसका फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने मिल सकता है। अगले साल के ग्रैंड मीटिंग की जगह कौन सी होगी, ये वो पेविलियन डिसाइड करता था जो लास्ट ईयर के ग्रैंड मीटिंग में जीता हो। इसका साफ साफ यही मतलब था कि पिछले साल वाइंड लाइटनिंग पेविलियन ही ग्रैंड मीटिंग में जीता था, इसलिए इस साल एक कंपटीशन वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन के हेडक्वार्टर में हो रहा है। भले ही वाइंड लाइटनिंग पेविलियन पावरफुल था, बट 10,000 शॉर्ट पेविलियन भी कोई कमज़ोर पेविलियन नहीं था। वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के एक माउंटेन रेंज में मौजूद था। इस माउंटेन रेंज को वाइंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज कहा जाता था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कभी भी मौसम बदल सकता था। एक क्षण पहले यहाँ पर सनी डे होता था एंड दूसरे ही पल वहाँ पर स्टॉर्म आ जाता था, घने बादल आ जाते थे। अब इससे बाकी के पेविलियंस को सेक्ट्स को प्रॉब्लम होती थी, बट इसका वाइंड लाइटनिंग पेविलियन को काफ़ी ज़्यादा फायदा था। इसी वजह से वाइंड लाइटनिंग पेविलियन ये जगह नहीं छोड़ना चाहता था एंड इस जगह को अपना बनाए रखने के लिए वो काफ़ी मेहनत करता था। तभी अचानक से एक स्टार की तरह एक लाइट वाइंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज के बाहर लैंड करती है, जो उस सेकंड के लिए दिखाई देती है
एंड कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती है। जियन जब ट्रैवल कर रहा था तब उसने अपने डाउजोंग लेवल की स्पीड के साथ साथ अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी यूज किया था। इस वजह से 5 दिन की बजाय जियन 4 दिन में ही वहां पर पहुंच गया था। जियन अभी के लिए एक माउंटेन पीक पर खड़ा हुआ था। जियन तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है। फाइनली 5 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में शॉक था। वो शॉक के साथ कहता है यहाँ पर तो काफी पावरफुल वाइंड लाइटनिंग स्ट्रेंथ है। एंड शॉकिंगली इस पूरे माउंटेन रेंज के रॉक्स में लाइटनिंग पूरी तरह से भरी हुई है। यहाँ पर माउंटेन रेंज के अंदर जाने के 4 रास्ते हैं एंड सभी के सभी अभी के लिए पूरी तरह से पैक्ड हैं। बहुत सारे लोग उन रास्तों से आ जा रहे हैं। सच में इस ग्रैंड मीटिंग की वजह से ये पूरा माउंटेन रेंज काफी बिजी हो गया है। इतनी भीड़ को देखकर जियन को थोड़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक ट्रांसपेरेंट स्किन निकालता है एंड उसे पहन लेता है। अचानक से उसका चेहरा बदल जाता है एंड अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता कि यही जियन है। यह वही स्किन है जो उसे लिटिल फेरी डॉक्टर ने तब दी थी जब जियन चुयून एम्पायर में जा रहा था। एंड ये स्किन जियन के आज भी काम आ रही थी। जियन अच्छी तरह से जानता था भले ही वो अभी के लिए एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर बन गया हो, बट फिर भी वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के ईस्टर्न रीजन के हेड के सामने वो शायद ही अपनी स्ट्रेंथ के साथ टिक पाए। एंड अगर वो टियान हाउ की पावर भी लेता है तो वो शायद ही उनसे ज़्यादा देर तक मुकाबला कर पाए। एंड वैसे भी जियन हेड से मुकाबला करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो यहाँ पर पैंग जुनजे को ढूंढने आया था एंड इसलिए जियन ने डिसाइड किया था जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी वो अपनी पहचान किसी के सामने उजागर नहीं करेगा। वैसे तो जियन के पास उड़ने की क्षमता थी एंड यहाँ पर यानी वाइंड लाइटनिंग माउंटेन रेंज में उड़कर जाने की भी परमिशन थी, बट वो बस कुछ स्पेशल गेस्ट को ही थी। एंड जियन अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उड़कर नहीं जाने वाला था। जियन अब उस ह्यूमन फ्लो में ही घुस जाता है जो वाइंड लाइटनिंग माउंटेन पर जा रहा था। सभी लोग एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ रहे थे एंड जियन को उनकी बातें सुनाई पड़ रही थी। पहला आदमी कहता है, हे क्या तुम्हें पता है आज ही ग्रैंड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है एंड हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए वरना हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देंगे। तो दूसरा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने सुना है अभी कुछ टाइम पहले ही चारों पेविलियन के चारों बेस्ट डिसाइपल ने हेवन आई माउंटेन रेंज के ब्लड पूल में एंट्री की थी एंड वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग भी की थी। एंड वहाँ से लौटने के बाद ये पता चला था कि वो सभी डाउहोंग लेवल की पीक पर हैं। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ क्या उनमें से किसी ने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू किया है या नहीं। तो तीसरा आदमी कहता है, हाँ अगर उन्होंने डाउजोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया हो तो काफ़ी अच्छी बात होगी, बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं भी किया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनके पास कई सारी सीक्रेट स्किल हैं जिनका यूज कर वो कई सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर से फाइट कर सकते हैं। चौथा आदमी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट उस जियन की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। उसका निकनेम ब्लैक हॉर्स पूरे सेंट्रल प्लेन में फेमस हो गया है, सभी लोग उसे ब्लैक हॉर्स के नाम से जानते हैं। ये न्यूज़ भी आई है कि फेटियन जियन को पकड़ने गया था बट उसे खाली हाथ लौटना पड़ा एंड इसी वजह से अभी के लिए जियन काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। अपने बारे में न्यूज़ सुनकर जियन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, उसे यकीन नहीं था वाइंड लाइटनिंग पेविलियन अभी भी उसे भूला नहीं है। ये चीज़ जियन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी एंड अब जियन को काफ़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन वो पीछे भी नहीं हट सकता था। जियन सभी ह्यूमन फ्लो से दूर होते हुए आगे बढ़ने लगता है एंड कुछ ही देर में वो एंट्रेंस के पास पहुंच जाता है। वैसे तो मास्टर ने जियन को कहा था कि वो आंखें बंद कर पैंग जुनजे पर भरोसा कर सकता है, बट जियन फिर भी केयरफुल रहना चाहता था। पैंग जुनजे से मिलने से पहले वो एक बार पैंग जुनजे को ऑब्जर्व करना चाहता था कि आखिर वो कैसा इंसान है एंड क्या जियन सच में उस पर भरोसा कर सकता है। जैसा कि सभी लोग कहते हैं, क्या वो सच में मास्टर का इतना अच्छा दोस्त है या फिर हान पैंग की तरह वो भी बस दिखावा ही करता था। हेवन आई माउंटेन रेंज काफ़ी बड़ा था एंड अभी के लिए जियन हेवन आई माउंटेन रेंज के बेस पर खड़ा हुआ था। काफ़ी कोशिशों के बाद जियन ने हेवन आई माउंटेन रेंज के बेस के अंदर एंट्री ले ली थी, बट अभी भी
हेवेनाई माउंटेन रेंज के टॉप में पहुंचने में उसे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था। इसलिए जियान अपनी तेजी की स्पीड की यूज करता है, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर वो अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज नहीं कर रहा था, बल्कि फास्ट स्पीड का यूज कर रहा था। बिकॉज अगर वो लाइटनिंग स्पीड का यूज करता तो सभी को पता चल जाता वही जियान है। अपनी फास्ट स्पीड का यूज करने के बाद जियान फाइनली 1.5 घंटे में वाइंड लाइटनिंग माउंटेन के मिडल रीजन में पहुंच जाता है। वहां पर उसे काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है जो तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जियान भीड़ में शामिल न होते हुए साइड में जाकर खड़ा हो जाता है एंड आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करने लगता है। जिसके बाद काफी टाइम तक एरिया को ऑब्जर्व करने के बाद जियान को समझ आता है यहाँ पर 2 रोड मौजूद हैं। एक रोड उन लोगों के लिए जो यहाँ पर बस तमाशा देखने यानी ग्रैंड मीटिंग को देखने के लिए आए हैं, एंड दूसरी रोड उन लोगों के लिए है जो ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने आए हैं। जियान को लगता था वो ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसलिए जियान अब दूसरी रोड से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो चारों पैविलियन में से किसी पैविलियन के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग उसी रोड से जा रहे थे जो रोड पार्टिसिपेंट अपने लिए यूज करते थे। तो जियान ये देखकर वो भी उसी रोड से जाने लगता है एंड उसे उन लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वैसे तो वाइंड लाइटनिंग पैविलियन हर बार ही काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा रखता है, बट इस बार पता नहीं क्यों वाइंड लाइटनिंग पैविलियन ने काफी ज्यादा कड़ी सुरक्षा रखी है। यहाँ तक कि इस बार खुद एल्डर हाउ और एल्डर मू यहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी कहता है ये सब उस ब्लैक हॉर्स जियान की वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि जियान यहाँ पर आ सकता है एंड वाइंड लाइटनिंग पैविलियन को नुकसान पहुंचा सकता है, एंड वाइंड लाइटनिंग पैविलियन अब और कोई नुकसान नहीं सहना चाहता है। सभी की बातें सुनकर जियान फिर से शॉक हो गया था। तभी उसे एल्डर हाउ की आवाज सुनाई देती है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा, जिन्हें पार्टिसिपेट करना है उन्हें 3 शर्तें माननी होती हैं। वैसे तो मुझे लगता है आपको तो वो 3 शर्तें पता होगी, बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैं आपको वो 3 शर्तें दोबारा से बता देता हूँ। पहली शर्त है कि आपका एक 3 स्टार डाउहोंग होना कंपलसरी है। आप अगर 3 स्टार डाउहोंग से कम पावरफुल है तो आप इस ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप ज्यादा पावरफुल हुए तो आप कर सकते हैं। दूसरी शर्त आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। और तीसरी शर्त ये कहकर एल्डर हाउ आगे आ जाते हैं एंड कहते हैं तीसरी शर्त ये है कि आप लोगों को मुझे फाइट में हराना होगा, नहीं तो कम से कम फाइट में मेरे फायर एक्सचेंज का सामना करना होगा। अगर आप लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे तो ही आप ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वरना आपको आज यहाँ से खाली हाथ ही लौटना होगा। एंड अगर किसी ने रूल तोड़ने की कोशिश की तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाइंड लाइटनिंग पैविलियन ने मुझे आज स्पेशली काफी ज्यादा केयरफुल रहने का ऑर्डर दिया है। एल्डर हाउ की बात सुनकर जियान थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा खुश था, ये सोचकर कि ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर वो आसानी से पैंग जुंदे से मिल पाएगा। अब वो काफी ज्यादा उदास हो गया था एंड उसे अब रोना आ रहा था, क्योंकि पहली 2 शर्त तो वो मान सकता था, बट तीसरी शर्त एल्डर हाउ से खुद फाइट करना, ये शर्त वो बिल्कुल नहीं मान सकता था। इसका रीजन ये नहीं था कि जियान एल्डर हाउ से कमजोर था, इसका रीजन ये था कि जियान एल्डर हाउ से फाइट कर ये उजागर नहीं करना चाहता था कि वही जियान है। बिकॉज अगर ये उजागर हो जाता तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। इसलिए अब निराश होकर जियान वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी एल्डर हाउ की आवाज सुनाई देती है, रुको। ये सुनकर जियान अपनी मुट्ठी कस लेता है एंड फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी एल्डर हाउ कहते हैं यहाँ मौजूद बाकी के लोगों में से तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, एंड ये लोग शायद ही ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, बट तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो फिर तुम क्यों ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो? ये सुनकर जियान कहता है मुझे ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मुझे ग्रैंड मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पर किसी की तलाश में आया हूँ एंड मैं वही काम करना चाहूँगा। ये बात जियान ने थोड़ी भारी आवाज में कही थी एंड ये कहकर ही जियान तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इधर एल्डर हाउ ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो जियान को नहीं रोकते हैं, बिकॉज वो जबरदस्ती किसी को ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन तभी उनके साइड में खड़ी ओल्ड वुमेन कहती है ये लड़का थोड़ा अजीब नहीं है? तो एल्डर हाउ कहते हैं हाँ, ये लड़का काफी ज्यादा अजीब है। जहाँ सभी लोग ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहीं ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद ग्रैंड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये लड़का काफी ज्यादा अजीब लगा,
बिकॉज जब वो दूसरी रोड पे जा रहा था तब उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल फायर डोइकुई निकल रही थी जो इनविजिबल फॉर्म में थी। एल्डर हाउ ये नहीं पहचान पाए थे कि वो डोइकुई नहीं बल्कि जिएन की पॉलनाट फ्लेम थी। ये बात सुनकर एल्डर वुमेन शॉक हो जाती है एंड कहती है क्या ये लड़का कोई जासूस या कोई खतरे की निशानी है। तो एल्डर हाउ कहते हैं पता नहीं बट मुझे उससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे उससे खतरे वाली फीलिंग आ रही है। भले इन दोनों एल्डर्स को जिएन पर शक हो गया हो बट वो लोग जिएन के पीछे नहीं जाते हैं बिकॉज उन्हें काफ़ी सारे काम थे एंड वो बस अपने शक के पीछे अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे। इधर जिएन भी ये देखकर राहत की सांस लेता है। वो अब दूसरी रोड से आगे बढ़ रहा था बट इससे उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज दूसरी रोड पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड जिएन को अब उसी भीड़ में से आगे बढ़ना पड़ रहा था बट उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। जिएन फिर भी तेजी से आगे बढ़ रहा था लेकिन तभी जिएन देखता है आसपास मौजूद उसे पेड़ों में कुछ गड़बड़ फील हो रही है एंड जिएन जब उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है इन पेड़ों पर तो पत्ते ही नहीं हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिएन की नज़र पहले इन पत्तों पर क्यों नहीं पड़ी। तो गाइस यहाँ पर चारों तरफ फॉग ही फॉग मौजूद है एंड इसलिए जिएन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना आगे का कुछ भी नहीं देख पा रहा है। ये देखकर जिएन शॉक हो गया था कि इन पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं बट इन पेड़ों के अंदर काफी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्रेंथ है। तभी जिएन देखता है यहाँ मौजूद क्लाउड में भी काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्रेंथ है एंड अगर कोई यहाँ बैठकर ट्रेनिंग करता है तो उसकी पावर 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वो ये सोच ही रहा था तभी लोगों की आवाज सुनाई देती है अरे वो देखो 7 कलर्ड लार्ज क्रेन, ये तो मिस पैंग का क्रेन है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। क्रेन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था एंड कुछ ही देर में वो आगे बढ़ जाता है, सभी की नज़रों से गायब हो जाता है। जिएन ने चारों पेविलियन के बेस्ट डिसाइपल से मुलाकात की थी बट उनमें से जिएन को जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी थी वो थी मिस पैंग। हाँ, हेवन आई माउंटेन रेंज में उसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था एंड मू क्विंग का परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा बेहतर था बट बस एक चैलेंज के ज़रिए किसी की पावर टेस्ट नहीं की जा सकती है। एंड जिएन ने नोटिस किया था मिस पैंग ने यहाँ पर खुद को इस तरह से छिपा रखा था कि अगर कोई किसी के पास जिएन की जितनी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होती वो कभी भी पता नहीं लगा पाता कि उस क्रेन की पूंछ पर मिस पैंग बैठी हुई है। वेल, अब जिएन देखेंगे क्या करता है आगे। क्या जिएन मिस पैंग से फाइट करेगा एंड क्या जिएन को फैंग जुनजे मिलेंगे। फैंग जुनजे मिलने के बाद जिएन क्या करेगा, क्या उन्हें जिएन पर भरोसा होगा और क्या जिएन को फैंग जुनजे पर भरोसा होगा और क्या मू क्विंग भी जिएन की अच्छी फ्रेंड बनेगी और क्या फ्यूचर में टैंगिंग भी जिएन का साथ देगा। सवाल कई सारे हैं बट जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप देखेंगे आने वाला एपिसोड।